हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज राजस्थान की हिस्ट्री में प्राग इतिहास के बाद में जो दूसरा पार्ट है उसे कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने आपको जब प्राग इतिहास या प्री हिस्ट्री के बारे में बताया था तब बताया था कि कैसे मनुष्य जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, जीवन की उत्पत्ति के बाद, जीवन की उत्पत्ति में पहले यूनिसेलुलर से कैसे मल्टीसेलुलर और कैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ बढ़ती गई, होमोसेपियंस सेपियंस तक का उसका क्या सफर रहा मोटे मोटे रूप में, और उसके बाद में कैसे उसने सभ्यताओं का निर्माण किया। सबसे पहले उसने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, फिर उसको छोटा करता गया, धीरे धीरे प्रकृति के साथ उसका जो समायोजन है, उसका जो एडेप्टेशन है वो बढ़ता गया और उसने आगे जाके सभ्यताएं बनाई। तो उसके बाद जो पहली धातु उसको पत्थर के बाद मिलती है वो कॉपर या तांबा कहलाती है, और तांबे से आगे की जो सभ्यता है उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो तांबे की सभ्यता हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि तांबे वाली जो सभ्यता है, कॉपर एज या कैलकोलिथिक जिसे कहा जाता है, चालकोलिथिक कहा जाता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी है और बाद में भी, इसलिए वो अलग से पढ़ेंगे। अभी जो है वो कालीबंगा की बात हो रही है। कालीबंगा का जो परिचय आप ये समझ लीजिए, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि राजस्थान में अवस्थित है, इसलिए उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कालीबंगा की अगर हम बात करें, कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगा। अब कालीबंगा में हमको क्या क्या चीजें जो है हमें एटलीस्ट जो है इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसका परिचय क्या है ये पढ़ते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं उसका उत्खनन यानी उसकी खोज यानी उसका एक्सकेवेशन कैसे हुआ। फिर पढ़ते हैं कि भाई वो कौन से काल में थी, उसका जो है उसका टाइम पीरियड क्या था। फिर पढ़ते हैं उस समय के लोगों की लाइफ ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट सिविलाइजेशन, यानी लोगों का जीवन कैसा था, लोगों का जीवन, लाइफ कैसी थी। तो उस समय के लोगों के जीवन के चार एस्पेक्ट थे। पहला पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल के बाद में इकोनॉमिक यानी आर्थिक जीवन, फिर सोशल, और फिर जो है कल्चरल या जिसको रिलीजियस भी कह सकते हैं यानी धार्मिक जीवन, और लास्ट में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन कैसे हुआ, कालीबंगा का पतन कैसे हुआ, और उसके सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है उसके प्रदाय यानी उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। ये जो है मोटा मोटी इस सभ्यता को समझने के लिए हमें जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थल है उसका क्या इंट्रोडक्शन है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आप एक कहानी ये है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले कराची और लाहौर के बीच में रेलवे की लाइन बिछ रही थी। रेलवे की जब लाइन बिछ रही थी तो वहां पर जो रेलवे के स्लीपर्स बिछाए जा रहे थे, दो पटरियों के नीचे जो पहले जो है रेक्टेंगुलर बेस लगाते थे, पहले लकड़ी के भी होते थे, उसके बाद अभी कंक्रीट के यूज करती है रेलवे, तो उसकी कुछ कमी पड़ गई। तो इंजीनियर जो वहां पे लोकल काम कर रहे थे उनको जो है ठेकेदार के या कॉन्ट्रैक्टर के लोगों ने बताया कि यहाँ पास में एक टीला है, वहां पे बहुत सारी ईंटें पड़ी है, वो ईंटें काम आ सकती है जो पटरी के नीचे रखने में। ईंटें लाई गई, इंजीनियर ने देखा, रेलवे के इंजीनियर ने उसको देखा तो उसको लगा ईंटों का आकार जो है थोड़ा अलग तरह का है। तो इंक्वायरी करते करते एक ईंट का नमूना जो है उसने भेज दिया लाहौर। वहां से धीरे धीरे वो ईंट का नमूना पहुंचा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को शुरू में ऐसा लगा कि ये कोई पुरानी सभ्यता है, करीबन होगी 300-400 साल पुरानी कोई सभ्यता मिली है, तो चूंकि पुरानी तो है तो इसकी खोज की जाए। लोग वहां पे आते हैं, उस टीले की खोज होती है, और टीले की खोज में जो स्थल निकलता है उसका नाम था हड़प्पा, और हड़प्पा के नाम से ही इस सभ्यता का नाम पड़ता है हड़प्पा सभ्यता। और 1920 के दशक के बाद में कई ऐसे स्थलों की खोज होती है जो ये पता बताती है कि ये दरअसल आज से करीबन 4000 साल पुरानी सभ्यता है या उससे भी पुरानी सभ्यता मानी गई है। और ये वो समय था जब मनुष्य ने कांसे का प्रयोग करना सीख लिया था, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सभ्यता जब धीरे धीरे उत्खनित हुई, ये वो समय था, आप देखिए 1920 का दशक, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे। वैसे में ये माना जाना कि भाई ये जो सभ्यता जो है ये बताती है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो आज से करीबन 4 से 5 हजार साल पहले भी इतने सभ्य थे कि उस समय यूरोप में सभ्यताओं का नाम पता भी नहीं था, यानी वो लगभग बर्बर या असभ्य जीवन जीते थे। इससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को, भारत में राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को भी मजबूती मिली। तो एक तो वो बड़ा। अब जब ये उसकी खोज हुई तो कई और स्थलों की खोज हुई। खोज होने के बाद में पता चला कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कोटदीजी, चौदड़ो,
ये कुछ स्थान मिले जिनसे पता चलता है कि ये जो जितने भी शहर हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी है, उनमें एकाकारता है। ये शहर बस चुके थे, ये शहरों का काल था जिसकी खोज की गई है। और शहर का मतलब ये है कि उस समय ज्यादातर लोग जो है गैर कृषि कार्य करते थे, नॉन एग्रीकल्चर काम करते थे, यानी एग्रीकल्चर इतनी एडवांस कंडीशन में थी, खेती इतनी उन्नत होती थी कि बहुत से लोगों को खेती करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि एक आदमी कई लोगों का पेट भर सकता था। तो वो बाकी लोग क्राफ्ट का काम करते थे, शिल्प का काम करते थे, और उनका जो व्यापार जो था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। तो ऐसी सभ्यता, और फिर लोगों का जो रहन सहन था वो इतना बेहतरीन था। प्लान जो टाउन प्लानिंग जो है, नगर नियोजन इतना बेहतरीन था कि ऐसा माना जाता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में लंदन और पेरिस की भी सड़कें और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम, उसका अफवाह प्रणाली, जो पानी निकालने का जो तंत्र है, वो भी इतना बेहतरीन नहीं था। उसी क्रम में कालीबंगा की खोज हुई। तो कालीबंगा का इंट्रोडक्शन दो रूपों में। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के पास कालीबंगा नाम पर पे मिलता है। एक सेकंड, ये कैसी सभ्यता है, ये कांस्य युगीन और शहरी सभ्यता। तो दो इंट्रोडक्शन इसके हमें समझने, बिल्कुल सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा, जैसे मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास देखो समय का अभाव है, मेरा बस चले तो मैं आपको 7 दिनों में सारा सिलेबस करवा दूं, बट मेरे पास समय नहीं है और कच्चा पक्का काम मैं करना नहीं चाहता। तो अगर आरएस के एग्जाम टाइमली हो जाएंगे, जिसका हमें बहान हो जाएगा, 1 महीने के अंदर तय हो जाएगा, मतलब 30 तारीख तक जो है, अगर पेपर आगे बढ़ने का या नहीं होने का राइट टाइम पर हो रहे हैं, ये फिक्स हो जाएगा, तो हम 14 डेज के पीरियड में सारा सिलेबस कवर कर देंगे। वो कैसे करेंगे आप मेरे पे छोड़िए, ठीक है। इसलिए आप घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं सिलेबस में, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसको देखकर आपकी सांसें फूले या आपको लगे पता नहीं ये कैसे होगा। लॉस हो जाते हैं लोग, बहुत से लोगों को मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वैसे जो पर्सनली मेरे को जानते हैं, मैं देखता हूँ उनकी हालत बहुत खराब है। जो अपना जो जिसको बोलते हैं कि पूरा जो तैयारी करने का जो मादा है या उनमें उनके अंदर जो जो साहस है वो खत्म हो चुका है। और बारंबार मेरे कहने के बावजूद कि ऐसा कुछ भी आरएस के सिलेबस में नहीं, अगर आप 4 घंटे भी तल्लीनता से रोज पढ़ते हैं तो भी सिलेबस आराम से हो जाएगा। इवन प्रोवाइडेड आपका पेपर सही टाइम पे भी हुआ तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब ये अपनी क्लासेज इसलिए क्योंकि कम से कम एक हमारा पार्ट कंप्लीट हो, इसलिए मैं आपको तफसील से आराम से करवा रहा हूँ। जब हमें लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, समय बहुत जल्दी है, तो आप देखिए 15 से 20 दिन के अंदर सारा आपका सिलेबस हो जाएगा। आप तो उसका रट्टा मार के चले जाना, और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ लेना। आप पाओगे, आपको बहुत अपने आप को बहुत इजी या बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में एग्जाम में खुद को देखोगे। तो मत घबराइए, ये साहस की लड़ाई ज्यादा है, परसिवरेंस की लड़ाई ज्यादा है, अध्यवसाय की, डटे रहने की। अप्स एंड डाउन सब हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में अप्स एंड डाउन नहीं रहे हो, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं रहा हो। संघर्ष आपके जीवन में भी रहेगा। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो इसका मतलब आप मनुष्य नहीं हो, आप पत्थर हैं। आपके जीवन में जो है नीरसता है, इवेंटलेस है, तो उसको आप जो है हेड ऑन लीजिए, उसको आप एक चैलेंज के रूप में लीजिए और उसको पूरा कीजिए, उसी में ही मजा है। बहरहाल, सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है जिसकी बात हम कर रहे हैं कालीबंगा, उसका अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो पहला, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, यानी सैंधव सभ्यता, सैंधव या हड़प्पा सभ्यता। पहला स्थल हड़प्पा था तो इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, पढ़ेंगे हिस्ट्री में। सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है ये एक इंट्रोडक्शन है। दूसरा, ये कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, यानी इस समय तक मनुष्य ने खोज कर ली थी कांस्य की। तीसरा, ये जो है नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दैट सिविलाइजेशन वर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। Majority people had occupation of non-cultivation. So this advanced technology of agriculture gave rise to betterment of and proliferation of many number of crafts at that time. तो वो हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे शिल्प का विकास हुआ। परिचय के नाम पे केवल आपको कालीबंगा का अगर परिचय है तो आपको, अब इसमें क्वेश्चन भी साथ साथ में बन सकते हैं कि कालीबंगा जो है कैसा स्थल है, ये पूछ लिया, इनमें से कैसा स्थल है ये पूछ लिया, इनमें कैसा स्थल है ये पूछ लिया। आप इसमें कैसे पूछ सकते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब ये पूछ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, कि लोगों द्वारा, यानी इनहेबिटेंट्स उस समय के जो लोग थे, कि लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाले निम्न में से औजारों में से, निम्न में से सर्वाधिक क्या प्रयुक्त होते थे? तांबे के औजार, कांसे के औजार, पत्थर के औजार, लकड़ी के औजार। तो हमने माना कि भाई ये कांस्य युगीन सभ्यता, तो हमने कर दिया कांसे के, वो गलत हो जाएगा। कांसे की खोज हो चुकी थी,
प्रयोग ज्यादातर अभी भी पत्थर का के औजारों का ज्यादा कर रहे हैं या लकड़ी का ज्यादा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पत्थर का, फिर लकड़ी का। तांबे का ज्यादा प्रयोग इसलिए नहीं कि तांबा इतना ज्यादा वो था नहीं, मतलब उस तरह का कॉपर उस तरह का सॉलिड मेटल नहीं है, उसमें मेलेबिलिटी डक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो ज्यादा पर्पस सॉल्व नहीं करता। कांसे तक की खोज कर, इसको आप ऐसे समझिए, देखिए भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, मोबाइल टेक्नोलॉजी में आईफोन का आना एक जो है स्मार्टफोन के आने का बहुत बड़ा जो है पॉइंट माना जाता है, बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। तो हमने बोला कि स्मार्टफोन का युग, स्मार्टफोन का युग का मतलब ये था कि पूरी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में लोग स्मार्टफोन थोड़ी यूज करते थे, बस उतना करना सीख गए थे। करते तो वो अभी भी नॉन स्मार्टफोन का यूज ज्यादा करते थे, हालांकि अब तो स्मार्टफोन ज्यादा हो गया, लेकिन मैं जब ये स्मार्टफोन आए जो 2010 के दशक के लगभग जो है प्रारंभ जैसे हुआ, मतलब सेकंड डेकेड में जैसे स्टार्ट हुआ, तब स्मार्टफोन एकदम से राइज होना स्टार्ट हुए। उसी क्रम में आप समझिए कांसा लोग यूज करना सीखे थे। नगरीय थी, नगरीयता का क्या मतलब है कि खेती कम करते थे और जो है वो गैर खेती के कामों में ज्यादा रहते थे। नगरी की यही डेफिनेशन है कि ऐसा स्थान जहां पर पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 5000 होनी चाहिए, डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की घनत्व जो है 4000 से ज्यादा होना चाहिए प्रति किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और 3/4 यानी 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर के काम करते हैं। ये सिंपल बात है। अब इसके बाद कालीबंगा में हमको क्या जाना चाहिए कि इसकी खोज कैसे हुई वगैरह, वो देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज करने में और पहचान करने में बहुत से लोगों का जो है वो योगदान रहा। इसकी डिस्कवरी करने में एक इटालवी व्यक्ति थे जो भारत में आके रहते थे और उन्होंने लिंगल साहित्य की खोज की और उन्होंने इतिहास को समझने के लिए बहुत अथक प्रयास किए। बीकानेर में रहे थे, उनका नाम एलपी टेसीटोरी था। तो एलपी टेसीटोरी पहला आदमी था जिसने सबसे पहले इसकी पहचान की कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता होनी चाहिए। एलपी टेसीटोरी के बाद में अमलानंद घोष, अगले व्यक्ति, फिर घोष, इसके बाद में बीबी लाल, बी के थापर, ये इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि खोज करते हैं और इसकी कालीबंगा की खोज से जुड़े हुए हैं। एक बात। दूसरा, ये ऐसा माना जाता है कि आज की घग्गर नदी के किनारे है। अब ये घग्गर नदी जो है बेसिकली जो है घग्गर हाकड़ा जिसको कहा जाता है, ये पुरानी सरस्वती, एक सेकेंड, पुरानी सरस्वती और दृष्टद्वती नदी की सभ्यता भी मानी जाती है इसको। अब आजकल क्या है कि पहले ये माना जाता था कि सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, अब माना जाता है कि सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्थल जो है इंडिया में अब मिल गए हैं। तो इंडिया वाले जो हम जो हैं ये क्लेम करते हैं कि केवल ये कहना कि सिंधु नदी के किनारे ही मिले, ये गलत है। तो बिल्कुल सही बात भी है। तो घग्गर नदी के किनारे मिलता है, ये राजस्थान में अभी जो है ये मिलता है पीलीबंगा, हनुमानगढ़ के पास में पीलीबंगा, उसके पास में कालीबंगा। तो हनुमानगढ़ में ये मिला है। मतलब क्या होता है कालीबंगा, बंग जो है पंजाबी में, इंग्लिश में बैंगल्स बोलते हैं, पंजाबी में चूड़ियों को बंग बोला जाता है। तो जो है वो काले रंग की चूड़ियां, ये इसका मीनिंग है। अब देखिए, वैसे आपने ये सब पढ़ी होंगी, लेकिन ठीक है, हमको इसको सिलसिलेवार करना, इसलिए इसको ब्लैक बैंगल्स के नाम पर जो है ये कालीबंगा में ये चीजें हमें जाननी चाहिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो चुकी है। खोज होने के बाद में कैसे धीरे धीरे इसके उस समय के लोगों के जीवन के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है, वो समझते हैं। अब एक चीज समझने की आवश्यकता है कि 2003 में भारत में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय पुरातत्व विज्ञान जो है, जो सर्वे का जो संस्थान है, उसने कालीबंगा की खोज लगभग 34-35 साल करने के बाद में पूरी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। इसमें कालीबंगा के बारे में जो इंपॉर्टेंट सारी बातें उन्होंने लिख दी। उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें लिखा गया है कि ये सभ्यता कैसी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है, नगरी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, और यहाँ पर हल से जुता हुआ, लकड़ी के हल से जुता हुआ खेत मिलता है, जो भारत में नहीं पूरे विश्व में एकमात्र सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिलता है, प्लग फरोज वाला खेत मिलता है, जहाँ पे मिक्स्ड एग्रीकल्चर की जाती थी। और ये वो स्थान है जहां पर जो है परिपक्व हड़प्पा से पहले के जो है भी अवशेष मिलते हैं। अब ये बातें आपको कैसे समझनी, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अंग्रेजों ने करी, विदेशियों ने करी।
अंग्रेजों का हमेशा ये एंडेवर रहा कि वो हमेशा भारत वालों को जो है वो डिमीन करने की कोशिश करते थे। इंडिया का कोई भी अचीवमेंट होता था ये मानते थे कि ये तो पश्चिमी देन है। चाहे हमारे देश में ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ हो, हमारे देश में दर्शन का विकास हुआ हो, ज्योतिष का विकास हुआ हो, खगोल विज्ञान का हुआ हो, सब उन्होंने जोड़े कि साहब ये तो ग्रीक आए थे, ग्रीक ने सब सिखाया। पाइथागोरस भी वहां से, पाइथागोरस की थ्योरम भी जो है इंडिया वालों ने इससे सीखी। इंडिया ने त्रिभुज का जो फार्मूला निकाला वो भी इंडिया वालों ने बाहर से सीखा। जो भी चीज मिलती है वो वेस्टर्न जो है उसमें वो टिंच डाल देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो वहां भी उन्होंने बोला कि नहीं साहब इंडिया वाले तो कर नहीं सकते। ये दरअसल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन थी, उसका एक उपनिवेश थी। अच्छा, उपनिवेश थी कैसे थी? क्योंकि दोनों का उत्थान और पतन लगभग बराबर होता है। और आप देखिए कि यहाँ के लोगों का रहन सहन देखिए, यहाँ के लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड देखिए, और यहाँ पर मेसोपोटामिया की कुछ मुद्राएं मिलती है, मिट्टी की कुछ सील जो है, जैसे मटके की टुकड़ियां नहीं होती वैसी सील्स मिलती हैं, मुद्राएं जिनको का, जो सिक्के नहीं मुद्राएं सील है, वो बात करते हैं। तो ये भी देखो मेसोपोटामिया की मिलती है। तो अब ये तो उनको जबरदस्ती की इंडिया वाले तो अचीव कर नहीं सकते। तो बाद में जब उत्खनन हुआ, इंडिया के जो एक्सकेवेटर्स थे, चाहे वो बीबी लाल हो या अमलानंद घोष हो, बीके थापर हो, उससे पहले राखाल दास बनर्जी हो, या जो भी दयाराम साहनी वगैरह, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है। ये दरअसल जो सभ्यताएं हैं वो यहीं की पनपी हुई और धीरे 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 इन्होंने अपने आप को मैच्योर किया। आप स्थल को खोदेंगे तो आपको अलग अलग संस्तर मिलेंगे, यानी यहाँ पर लंबे समय तक लोग रहे और उन्होंने प्रकृति से संघर्ष कर करके खुद के जीवन को सोफिस्टिकेट किया। तो जो सैंधव सभ्यता के जो सबसे पुराने चिन्ह मिलते हैं उनको प्राक हड़प्पा नाम दिया गया। तो उस लिहाज से जो पुरातत्व विज्ञानी उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को 3 भागों में बांटा। ऐसे जो परिपक्व हड़प्पा, जो मैच्योर हड़प्पा में जो एलिमेंट्स मिलते हैं, विशेषताएं मिलती है, उससे पहले के तत्व और उसके बाद के तत्व। तो 3 फेज हो गए, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और पश्च हड़प्पा, यानी प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और पोस्ट हड़प्पन फेज। अब इसका क्या मतलब है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कालीबंगा की सभ्यता की जब भी हम बात करते हैं उसकी कुछ विशेषताएं रहती है। पहली विशेषता, नगर एकदम नियोजित थे, नगर 2 भागों में बंटे हुए थे। यहाँ पर आपको पब्लिक वाटर के जो है आपको जो है वो वाटर कंजर्वेशन के आपको उपाय करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर धार्मिक रीतियां भी मिलती जुलती है। यहाँ के लोगों ने जो कॉपर और में जो टिन मिलाया वो भी लगभग एक जैसा है। मैट्रिक प्रणाली उनकी एक जैसी है। इंटरनेशनल ट्रेड इन लोगों का था। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने एक विशेष जो है पॉइंट ऑफ टाइम में या एक पीरियड ऑफ टाइम में लगभग 500 साल के काल में ये बहुत ही अच्छी उन्नत जीवन जीते थे। तो ये विशेषताएं एकदम से नहीं आई, किसी से सीखी नहीं। इससे पहले की खुदाई करोगे तो आपको कुछ कुछ चीजें मिल जाएगी, जैसे किलेबंदी जो है आपको नीचे की खोद में मिल जाएगी। तो किलेबंदी पहले भी जानते थे, मटकियां कैसे बनाते थे, पॉटरी कैसे बनाती थी, वो भी इनकी मिलती जुलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग फेजेस में आपको मिलते हैं। अब बात आई कालीबंगा की। तो कालीबंगा की उत्खनन जब होता है, ये 2 भागों में आपका उत्खनन मिलेगा। जो साइट है, इसकी साइट यानी जो स्थान है कालीबंगा का, उसका उत्खनन जब हुआ तो ये मोटे रूप में 2 भागों में बंटा हुआ है। पहला जो है इसे कहा गया प्री हड़प्पन यानी प्राक हड़प्पा का पीरियड है, हड़प्पा के मुख्य तत्व जो थे उससे पहले का। और दूसरा जो है मैच्योर हड़प्पा, यानी ये इसको बोलेंगे हिंदी में परिपक्व हड़प्पा का या सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पहला इस फेज में क्या मिलता है वो समझने की हमें आवश्यकता है। पहला तो ये कि प्राक हड़प्पा का जो पीरियड है वो 3500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व का था, बीसी का। वहीं मैच्योर हड़प्पा का जो है वो 2500 से लेके और 1750 बीसी का था। ये तो इनका काल में फर्क है। अब ये सुनने में ऐसा लगता है इतना इतना, लेकिन पीरियड देखिए 505, ये 3500 से 2500, 1000 वर्ष, यानी आज से 1000 वर्ष पहले भारत में तुर्क आ रहे थे, महमूद गजनी का आक्रमण हो रहे थे। आज से 1000, कितना फर्क आ गया था 1000 सालों में अब तक। तो इतने लंबे समय तक तो प्राक हड़प्पा रही। धीरे धीरे लोगों ने प्रकृति से संघर्ष किया तो चीजें समझ में आई, अच्छे अच्छे उनका जीवन स्तर थोड़ा और बेहतर होने, और यहाँ तक आते आते ये लगभग जो है 2500 1750 का मतलब है लगभग 750 साल का पीरियड जो है वो इस पीरियड का है। तो पहले प्राक हड़प्पा में क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, फिर मैच्योर हड़प्पा में क्या मिलती है वो समझने की आवश्यकता है। प्राक हड़प्पा में 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझने की आवश्यकता है। पहला, इस समय दुर्ग मिलता है, सिटाडल मिलता है, एक जुता हुआ खेत मिलता है, प्लग फील्ड मिलता है। जुता हुआ खेत इतना इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में इतना पुराना कोई नहीं मिलता। 2800 बीसी का है ये खेत, हल्की रेखाएं मिलती है। 2800 और 2000 ये जोड़ दो, अरे आज से तकरीबन 4800 यानी 5000 साल पुराना
हल जोता हुआ खेत मिल रहा है, पता नहीं कैसे निकाला, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, बट ये जोता हुआ खेत मिलता है 2800 BC का, ये बीबी लाल ही बोलते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो इस समय की 6 फैब्रिक पॉटरी बोलते हैं, इस समय जो है मृद भांड मिलते हैं, मृद भांड यानी पॉटरी मिलती है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने की आवश्यकता है। अच्छा, जब ये खोज होती है, जब किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की जब खोज होती है तो वो लगभग ऐसे मिलते हैं। ये पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम का मतलब है कि है तो रेक्टेंगुलर, लेकिन उसकी जो एकदम सीधा रेक्टेंगुलर नहीं है, उसकी जो आमने सामने की साइड जो है वो पैरेलल है और वो जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, इस साइड में दुर्ग बना हुआ है, इस साइड में निचला नगर है। नगर नियोजन जो देखने को मिलता है इस निचले में ही मिलता है आपको, ऐसे चेस बोर्ड स्टाइल में। और यहाँ पर आपको दुर्ग के में अंदर बड़े बड़े जो है अन्नागार वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। लगभग यही पैटर्न है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा से भी पहले की है। दुर्ग भी है, मृदभांड भी है यानी पॉटरी भी, विशेष प्रकार के मटके, उनके विशेष प्रकार के बर्तन जो उन्होंने जो चकचाक से बनाते थे, और जुता हुआ खेत। अब जुता हुआ खेत जो है इस पे प्रश्न बनते हैं। इसमें जो प्रश्न बनते हैं, एक तो ये कि जुता हुआ खेत जो है वो साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। दूसरा, इसमें मिक्स्ड एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं, यानी मिश्रित कृषि के, एक साथ साथ में 2-2 फसलें उगाई गई है। अच्छा, इसके जो हल के नमूने मिलते हैं, कहीं मिलते हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, कहीं मिलते हैं 100 से भी ज्यादा सेंटीमीटर की दूरी में। तो साउथ ईस्ट में मिलता है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर मिलता है, 2800 जो है BC का है, विश्व का सबसे पुराना जुता हुआ खेत है। अगर इस पे कोई प्रश्न आएगा तो ये आएगा। ठीक है, फिर मृदभांड पे आते हैं। मृदभांड पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पॉटरी के ऊपर? मृदभांड की अगर बात करते हैं यानी पॉटरी की बात करते हैं तो इसका एक टिपिकल नेम इसे कहा गया है 6 फैब्रिक पॉटरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्पेशली कालीबंगा से 6 पट्टियों वाले, मतलब 6 प्रकार के। अब 6 प्रकार के में क्या है, A, B और D वाले तो हैं लाल मटके। ठीक है, C जो है वो आपको मिल जाएगा आपको वॉयलेट यानी बैंगनी और काला, और बाकी जो है वो आपके जो है अन्य जो है वो लाल काले। ये अब देखिए थोड़ा अजीब सा लगता है, क्या मृदभांड को समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे। देखिए क्या है कि हमें ही जानना हो कि उस समय की सभ्यता कैसी थी, तो हमारे पास जानने के लिए क्या है, खुदाई में मिले हुए नमूने से पता चलेगा। तो मटकियां या मृदभांड से पता चलता है कि वहां सभ्यता कौन से स्थल पर या कौन से चरण तक पहुंच चुकी। जैसे देखिए, अगर मनुष्य ने पहले खेती करना सीखा तो उसको अनाज कहीं रखना था, उसके लिए उसने सबसे पहले बर्तन बनाए। तो बर्तन पहले उसे बनाने नहीं आते तो हाथ से बनाता था। हैंडमेड पॉटरी मिलेगी तो पता चलता अच्छा ये उतनी पुरानी है। फिर धीरे धीरे उसने चक्के पे व्हील मेड पॉटरी बनानी स्टार्ट की, चक्के पे चाक निर्मित मृदभांड बनाए। तो वो भी धीरे धीरे शुरू में अच्छे नहीं बने, फिर धीरे धीरे उसका मटेरियल अच्छा हुआ, फिर उसकी शेप अच्छी हुई, फिर उस पर कलर क्या क्या है, तो कलर के बेस से भी पता चलता है कि उसके पास में किस प्रकार के मृदभांड थे। तो ये मृदभांड में कुछ केवल एक ही बात आपको याद रखनी है कि मृदभांड जो है 6 फैब्रिक वाले मृदभांड माने गए हैं। एक तो ये याद रखना, दूसरा ये पीरियड जो है करीबन 2900 से लेके और ये 2600 के पीरियड के ये मृदभांड मिलते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी। 3 तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा प्राक हड़प्पा स्थल में कालीबंगा में क्या मिलते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। इस समय पक्की ईंटों का अभाव था, ज्यादातर जो है मड ब्रिक्स हैं यानी कच्ची ईंटें यानी पत्थर नहीं है, ध्यान रखना। पत्थर का प्रयोग बिल्डिंग में नहीं करा जाता है, ईंटों का प्रयोग, वो भी कच्चों का। ठीक है ना, प्राक हड़प्पा का बता रहा हूं पहले का, फिर मैच्योर हड़प्पा हम बाद में बात करेंगे। एक बात। दूसरा, प्राक हड़प्पा का भी पतन हुआ और मैच्योर हड़प्पा का भी हुआ, तो यहां पर विश्व के सबसे पुराने भूकंप के नमूने मिलते हैं। ओल्डेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड, ये मिलता है। सबसे पुराने, सबसे प्राचीनतम भूकंप के नमूने जो यहाँ पे दर्ज किए गए। इसके अलावा मिट्टी के जो हैं खिलौने मिलते हैं, मिट्टी की गाड़ी मिलती है, टेराकोटा की काट मिलती है, के खिलौने इत्यादि ये मिलते हैं। बाकी जो है सामान्य चीजें मिलती है जो बहुत ज्यादा पूछे जाने लायक नहीं है, चक्की वक्की मिलती है वगैरह ये। फिर आ जाओ मैच्योर फेज पे, वो इंपॉर्टेंट। सेकंड फेज जो है इसका वो है परिपक्व हड़प्पा। तो परिपक्व हड़प्पा जो है
परिपक्व हड़प्पा में कालीबंगा का क्या स्थल है? कालीबंगा जो है वो क्या, जिससे प्रश्न बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनका नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। नगर नियोजन क्या है? ऐसी मिड सड़कें निकल रही है, एक दूसरे को काट रही, फिर इनके यहाँ पर ऐसे सड़कें, सड़कों के ऊपर गलियां बनी हुई ऐसे। तो ये ग्रिड पैटर्न है जो सिंधु घाटी सभ्यता की खास पहचान मानी गई। तो इसको बोला गया शतरंज नुमा बसावट है। ठीक है। पक्की ईंटों की नालियां, ईंटों की नालियां। हर घर में पानी का संसाधन है, जल संसाधन हर घर में। अच्छा, घर जो है वो ऐसा कोई घर नहीं जिसको 2 गलियां नहीं लगती हो। लगभग 2 गलियों वाले घर, आप देखिए उस समय का प्लानिंग कितना जबरदस्त वाले घर मिलते हैं। घरों के दरवाजे सड़क पे नहीं गली में खुलते थे ताकि बच्चा भाग के कहीं ऑटो के नीचे या नहीं आ जाए। मतलब तो मजाक की बात है, लेकिन आप सोचिए उस समय लोगों का विजन कितना जबरदस्त रहा होगा। ठीक है। ईंटों के भट्टे, कब्रिस्तान, सीमेंट्री जो है, या जो और उद्योग कुछ भी रहे होंगे वो सब जो है शहर के बाहर थे, शहर के बाहर। कुछ जगह पर रंगीन फर्श भी मिलता है। इसके अलावा लकड़ी की नालियां भी कुछ जगह मिली है, वुडन जो फनल्स हैं, लकड़ी की नालियां, ये लकड़ी की नालियां। हाउसिंग के अलावा, इसके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता परिपक्व हड़प्पा में कालीबंगा में जो चीजें मिलती है वो है ऊंट की कैमल बोन्स मिलती हैं, ऊंट की हड्डियां मिलती हैं। यहाँ पर तांबे का बना हुआ सांड की प्रतिमा मिलती है, ताम्र प्रतिमा। ये माना जाता है कि ये जिसको कॉपर इमेज है, ताम्र प्रतिमा है वृषभ की, यानी बैल की। छोटा सा है, ऐसा माना जाता है राजस्थान में कोई भी मूर्ति मिली सबसे प्राचीन तो मूर्ति यही मानी जाती है, अर्लीस्ट वन है। इसके अलावा कांसे का दर्पण, कांसे दर्पण यानी ब्रॉन्ज मिरर है। हाथी के दांत की कंघी यानी आइवरी कॉम है, हाथी के दांत की कंघी मिलती है। एक यहाँ की खास बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं मिलती हैं यानी सील मिलती हैं वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक मेसोपोटामिया प्रकार की सील मिलती है, बेलनाकार सील, जिसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं जिनके हाथ में भाले हैं। तो जो भी है उसका जो भी अर्थ है, बट ये मानी जाती है मेसोपोटामियन सॉर्ट ऑफ, मेसोपोटामियन सील है ये। अब इसकी कोई श्योरिटी नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मुद्राएं मिली हैं वो बेसिकली बेलनाकार न होकर के रेक्टेंगुलर है, यानी आयताकार है। तो ये थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन मिलता है। तो ये उत्खनन में मिलने के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा की खास बात ये है, अगर आप बाकी का जीवन अगर देखें सिंधु घाटी सभ्यता का के लोगों में, आईवीसी कह दो या कालीबंगा कह दो, कालीबंगा के लोगों का जीवन एक जैसा है। जैसे सबसे पहले अगर हम करें आर्थिक की बात, आर्थिक जीवन ज्यादातर लोग शहरों में रहते थे, खेती अच्छी होती थी, एक आदमी 4 लोगों का खाना उगा पा रहा है, इसका मतलब उन्नत खेती थी। हमने कालीबंगा में खेती का देख लिया, नमूना देख लिया कि वहाँ पे खेती बेहतर होती थी, मिक्स्ड क्रॉपिंग उस समय हो रही थी, आज भी भारत में हो रही है, उस समय भी हो रही थी। और ऐसा माना गया कि सारी जो फसलें जो उस समय जो मिल रही हैं, चाहे वो कपास की खेती की हो, मस्टर्ड यानी उस समय सरसों हो, चना हो, गेहूं हो, वो सब मिलते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रहा है। कालीबंगा में भी जो है इसके नमूने मिले हैं। तो आर्थिक जीवन अच्छा था, खेती अच्छी थी, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स भी अच्छा था। तो इसमें कुछ विशेष इसमें पूछने लायक नहीं है। रही बात सोशल लाइफ का मतलब है कि सोसाइटी कैसी थी, उसका सोशल फैब्रिक कैसा था, क्या विभाजन था या नहीं था। विभाजन का कैसे पता चलता है कि समाज में ऊंच नीच थी या नहीं थी, स्त्री पुरुष में भेद था या नहीं था, पुरुष पुरुष में भेद था या नहीं था, दास प्रथा थी या नहीं थी, विवाह का सिस्टम कैसा था। तो ये सब चीजें पता चलती है उस समय की खुदाई से। जो घर मिलते हैं उन घरों में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि एक रूम के मिले और एक बहुत बड़े बड़े महल मिल गए, ऐसा नहीं है। तो ऐसा लगता है सोसाइटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था, और कोई ऐसा वर्ग मजबूत नजर नहीं आता है कि वहां पे किसका शासन रहा होगा
या ब्राह्मणों का शासन था, यानी पुजारी वर्ग का शासन था, क्षत्रियों का था, ऐसा कोई भी नमूना नहीं मिलता। कोई भी धार्मिक इमारत नहीं मिलती है। तो रिलीजियस और सोशल लाइफ के नाम पर भी अगर देखा जाए तो जो वही चीजें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों से मिली है। धार्मिक में जो खास बात जो है यहाँ पे समझने वाली वो ये कि यहाँ पर यज्ञ की वेदियां मिली हैं, यज्ञ की वेदियां, फायर अल्टर्स मिले हैं। और एक विशिष्ट बात ध्यान देने वाली ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थलों में मातृ देवी, मदर गॉडेस की इमेजेस मिली जिनकी उनकी पूजा होती थी। यहाँ पर मातृ देवी पूजा का कोई नमूना नहीं मिलता। मातृ देवी की पूजा की उपासना का कोई भी सोर्स नहीं मिलता है। क्लियर कट जो विभाजन है वो आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे जब। तो ये धार्मिक जीवन है। इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ होगी, सोशल लाइफ होगी, रिलीजियस लाइफ होगी। पॉलिटिकल लाइफ में पॉलिटिक्स कैसी थी इसका कोई स्पष्ट पता चलता नहीं है। कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा, तभी एक ही प्रकार की बाट माप की प्रणाली मिलती है, एक ही तरह की मुद्राएं मिलती हैं, एक ही किस्म का जो है तांबा और उसमें जो ब्रॉन्ज का जो ब्लेंड है वो एक जैसा का मिलता है। नगर का नियोजन जो आप देखोगे, टाउन की प्लानिंग देखोगे, वो भी एक तरह। इसका मतलब कोई ना कोई जो है, देयर मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एंटाइटी देयर, लेकिन कौन था उसका कोई स्पष्ट ज्ञात नहीं होता। मुद्राएं और मटकियों के ऊपर हमें लिपि के नमूने मिलते हैं, लेकिन वो लिपि का अभी उद्वाचन होना शेष है। ये सील पर भी मिलती है और मृत भांड पर भी हमें नमूने मिलते हैं, लेकिन उनको अभी डेसिफाइड नहीं कर पाए हैं, उसको डिकोडेड नहीं कर पाए हैं। तो ये वो तमाम बातें जो कालीबंगा के बारे में हमें जाननी चाहिए। बहुत ज्यादा इसको जो आप वो टफ या मत समझिए, बहुत इजी है इसमें। अंत कैसे हुआ? प्राग हड़प्पा का तो भूकंप से हुआ। पश्च हड़प्पा का कैसा हुआ? कुछ लोग बोलते हैं कि साहब व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया, कुछ बोलते हैं भूकंप आ गया, कुछ बोलते हैं आग लग गई, कुछ बोलते हैं कि नदियों ने परिवर्तन कर लिया, कुछ बोलते हैं इकोलॉजिकल चेंज हो गया, कुछ बोलते हैं कि रिसोर्सेज पे ज्यादा प्रेशर आ गया, जनसंख्या बढ़ गई तो लोग जो है गाँव में भाग गए, ये चीजें सब भूल गए, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां आ गई। अलग अलग थ्योरीज है, कोई भी स्टैब्लिश थ्योरी नहीं है। इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स में बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने खेती की, बट खेती में वो ज्यादातर जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा जो सील के ऊपर जो नमूने मिलते हैं वो बैल के नमूने मिलते हैं। यानी बैल और गाय इंपॉर्टेंट थे, लेकिन घोड़े का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता, लोहे का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये शो करता है कि वो थोड़ा सा जो सभ्यता में लोहे सभ्यता से पहले की सभ्यता मानी जाती है। और बाद में जो मार्टिमर व्हीलर नाम के विद्वान आए वो ये बोलते हैं कि शायद आर्यों ने मध्य एशिया से आक्रमण किया तो इस सभ्यता का पतन हो गया। जो भी रीजन रहे हो, बट सिंधु घाटी सभ्यता एक समय में अपनी जो है मतलब ऐसी सभ्यता थी जो उस समय विश्व की सभ्यताओं के भौतिक स्तर पे सबसे ऊपर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल जो हैं मिले हैं, करीबन ये आप ये समझ लीजिए कि 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर मांडा से लेके नीचे भगतराव दैमाबाद तक, गुजरात महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीर हुलास तक से लेके और उधर जो है मकरान कोस्ट तक, सुदके गैंडोर यानी ईरान के तरफ, इतनी लंबी चौड़ी सभ्यता है। तो सभ्यता में एकाकारता होना बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में कालीबंगा के अलावा अन्य जगह भी सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता की कुछ जगहों पर जो है हमें रेमिनेंट्स मिलते हैं। वो कौन कौन से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो कालीबंगा के अलावा है। तो कालीबंगा के अलावा में अगर देखा जाए तो एक तो तरखान वाला, इसके अलावा जो नहर के किनारे जो गांव उनको चक कहा जाता है, विभिन्न चक हैं आईजीएनपी के किनारे, अनूपगढ़, करौती, शेखपुरा, सोथी। अब सोथी संस्कृति एक और भी है हिसार के पास में, उन लोगों की जो है वो रहन सहन जो काफी से मिलती है हिसार के पास में जो है। तो अमलानंद घोष बोलता है कि सोथी संस्कृति के लोग थे यहाँ से आए, लेकिन उसका कोई वो स्पष्ट साक्ष्य नहीं। इसके अलावा नोहर, पुगल, बरौर, बड़ोपल, ये ज्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर के स्थान हैं। भगवानसर, बिंजौर, बुगिया, जोगियासन, मल्लावाला टीबा, मथुलिया, कई चक हैं जैसे चक 15, 31,
43, 50, 71, 73 चक बोला जाता है, जहाँ नहर का मोगा निकलता जाए, नहर में पानी का जो आउटलेट होता है वहां पर जो बस्ती बसाते हैं उनको चक बोलता है। उनके नीचे भी खुदाई हुई, वहां पर भी सिंधु घाटी सभ्यता की चीजें मिलती है, यानी आईजीएनपी बेल्ट में। इसके अलावा घग्गर बेल्ट को जीबी बेल्ट कहा जाता है। घग्गर बेल्ट में 85 जीबी, 86 जीबी और 87 जीबी बेल्ट यहाँ पर भी जो है उत्खनन में मिलते हैं। इसके अलावा रंग महल और पीली बंगा, ये वो स्थान है जहां पर अभी भी उत्खनन करा शेष है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये तय हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। ज्यादातर गंगानगर, हनुमानगढ़ नहर के आसपास के एरिया, जो मनाली क्षेत्र कहा जाता है, वो हैं, और थोड़ा सा उत्तरी बीकानेर का क्षेत्र है। तो ये सब बातें जो है आपको कालीबंगा के बारे में जाननी चाहिए। मोटा मोटे प्रश्न जो आएंगे इससे गिर्द गिर्द आएंगे, कोई और अनूठा आएगा तो फिर उसके लिए ज्यादा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो पार्ट है वो बनता है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का। आज के लिए इतना, शुक्रिया।